Assalamu alaikum class. The topic we are going to discuss today is Perkin reaction. Let's start with its definition. कि Perkin reaction जो है उसमें क्या होता है? Definition से ही आपको पता चल जाएगा. In Perkin reaction, condensation occurs between aromatic aldehyde. अच्छा, इट इज क्वाइट सिमिलर टू अल्डोल कंडेंसेशन, बट उसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें स्पेसिफिकली हम लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर सेल्फ कंडेंसेशन नहीं होती. अगर आपको याद हो तो अल्डोल कंडेंसेशन में हम लोग सेल्फ कंडेंसेशन हमने पढ़ी थी. इसके अंदर सेल्फ कंडेंसेशन नहीं होती क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड हम ले रहे हैं, तो उसकी वजह से इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड कंडेंसेशन किसके बीच में हो रही है? एरोमेटिक एल्डिहाइड के बीच में और एसिड एनहाइड्राइड के बीच में. इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड. अब कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड का क्या मतलब है? यहाँ पर किसका कौन सा सॉल्ट हमने लेना है? जिस एसिड का हम लोगों ने एनहाइड्राइड लिया, उसी एसिड का सॉल्ट लेना है. Then what else we can use instead of salt of corresponding acid? We can use some other bases, for example triethylamine, pyridine, quinoline और सोडियम कार्बोनेट. ठीक है, वी कैन ऑल्सो यूज दीज बेसिस, वन ऑफ दीज. अगर हम लोग आप चाहो तो ट्राइथाइलामाइन ले लो, या फिर आप पायरिडीन ले लो, या क्यूनोलिन ले लो. यानी कि ये कॉम्बिनेशन में नहीं लेनी है, इनमें से कोई एक आप एज अ बेस यूज कर सकते हो. बट यहाँ पर उसका क्या होगा कि प्रोडक्ट की यील्ड डिफर करेगी. अच्छा, लेट्स स्टार्ट कि अब इसके अंदर कंडीशंस क्या हैं. कंडीशंस देख लेते हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर पर्किन रिएक्शन. सबसे पहली कंडीशन तो सारी बात है आपको पता चल गया अभी तक डेफिनेशन से ही कि एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी कि दोज एल्डिहाइड व्हिच कैन नॉट अंडरगोस सेल्फ कंडेंसेशन. सेकंड पे क्या आ जाता है? एसिड एनहाइड्राइड. देन सॉल्ट. मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ पूरा लिखने की बजाय कि सॉल्ट किसका? उसी एसिड का जिस एसिड का हमने एनहाइड्राइड यूज किया, उसी एसिड का अब हमने सॉल्ट लेना है. या फिर आप यहाँ पर एनी अदर बेस ले सकते हो. बट इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो ये है कि जो आपका एसिड एनहाइड्राइड आप ले रहे हो, इट शुड कंटेन एट लीस्ट 2 alpha hydrogen. Then fourth one is temperature. It require prolonged heating. ठीक है, at least 5 hours जो है इसको prolonged heating require होती है. अच्छा, टेम्परेचर जो प्रोवाइड करना है उसमें हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना है along with prolonged heating. अच्छा, अब क्यों करते हैं, क्यों ये चीजें हमें रिक्वायर है, उसके लिए हम इसका देखते हैं मैकेनिज्म से हमें आपको पता चल जाएगा कि व्हाई एनहाइड्राइड शुड कंटेन एट लीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन. सेकेंडली आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्यों हम लोगों ने इसको प्रोलॉन्ग और हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना है. मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर बेसिकली हम लोग 2 तरह के मैकेनिज्म देखेंगे. आप दोनों में से कोई भी एक जो है वो लिख सकते हो. अच्छा, अब अगर आप पेपर में लिख रहे हो तो आपने ये नहीं करना कि आप दोनों लिखने बैठ जाओ कि दो तरह का मैकेनिज्म है तो आप दोनों लिख दो. ऐसा नहीं करना. इतना आपके पास आप लोगों ने टाइम मैनेजमेंट पेपर में जहन में रखनी होती है. तो यू कैन राइट वन ऑफ दीज मैकेनिज्म. अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि आप अगर आपकी क्लास टीचर ने आपको स्पेसिफिकली करवाया है कि आपने आप ये कह लो कि 1 वाला मैकेनिज्म लिखना है या 2 वाला, तो आप अपने टीचर के अकॉर्डिंग चलो. अगर आपके टीचर ने नहीं लिखा तो जो आपको इजी लगता है आप वो लिख सकते हो, बिकॉज दोनों तरह के मैकेनिज्म आपको बुक्स में मिलेंगे.
अब सबसे पहले क्या होता है कि जो फर्स्ट मैकेनिज्म है उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे 7 स्टेप्स। स्टेप 1 में क्या होता है, आयनाइजेशन होगी। स्टेप 1 में आयनाइजेशन होगी। आयनाइजेशन किसकी हो रही है, वो जो हमने लिया, लेट्स से कि हम लोगों ने यहाँ पर जो एनहाइड्राइड लिया वो है एसिटिक एनहाइड्राइड, और जो हम लोग अब सॉल्ट ले रहे हैं वो हम क्या लेंगे, सोडियम एसिटेट। ठीक है, सो CH3COONA, इसकी जब आयनाइजेशन होगी तो हमें मिलेगा CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। ठीक है, अब हम लोगों को इसके ये मिल गए, तो अब इसमें ये जो है ये एक्ट कर रहा है एज अ वीक बेस, इट वीक बेस बन गई। सो इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन यूज एनी अदर बेस। ओके, अब क्या होगा कि ये जो हमारे पास वीक बेस बन गई, ये एक्ट करेगी विद वीक एसिड। अब वीक एसिड क्या है आपका, स्टेप 2 में आप देखो वीक एसिड क्या है आपका, एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिडिक एनहाइड्राइड विल एक्ट एज अ वीक एसिड। CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। CH3 की जगह मैं इधर एक CH2 को लिख रही हूँ और एक H इधर अलग से हाईलाइट कर रही हूँ, अलग कर दिया, खोल के लिख दिया। ठीक है, अब आपकी जो बेस है CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, बेस क्या होती है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करना चाहती है विद प्रोटॉन। तो अब ये अटैक करेगी यहाँ से ऑन दिस हाइड्रोजन, और एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस मिथाइल ग्रुप को देकर निकल जाएगा। तो एक तो हमारे पास क्या बना, एसिटिक एसिड अलोंग विद कार्बेनाइन, या आप इसको सिंपल कह सकते हो कार्बेनाइन की जगह फॉर्मेशन ऑफ किसकी हुई है, इनोलेट की। तो आप स्टेप 2 को नाम दे सकते हो, स्टेप 1 का नाम दे सकते हो आप आयनाइजेशन, स्टेप 2 क्या है, इनोलेट फॉर्मेशन। अब इनोलेट कैसे बना, ये देखो आपके पास स्ट्रक्चर आ गया एज अ रिजल्ट, जब प्रोटॉन यहाँ से रिलीज हुआ तो CH3, अब यहाँ पर होगी, इसका बन जाएगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इनोलेट आयन है ना ये, तो यहाँ पर ये शेयर होगा और यहाँ से ये इस पे शिफ्ट हो जाएगा, तो एज अ रिजल्ट आपके पास आ जाएगा इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर 2। अच्छा, अब स्टेप 3 के अंदर क्या होगा, अच्छा अब आपने यहाँ पर ये नोट किया कि अब हमारे पहले अल्फा हाइड्रोजन, मैंने कहा आपको 2 रिक्वायर है, तो इस यहाँ पर आइदर दोनों साइड से ये अटैक कर सकते हैं ऑन आइदर दिस साइड और दिस साइड। तो दोनों साइड में से जैसे भी करो, ये भी ये जो मिथाइल है, ये जो कार्बन है, दिस इज अल्फा कार्बन, और इसके साथ अटैच हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसने एक अल्फा हाइड्रोजन जो है उसको अपने साथ ले गया, तो पहला अल्फा हाइड्रोजन हमें यहाँ पर इस स्टेप में यूज हो गया। अब आपने याद रखना है कि अगर दूसरा अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर ना होता तो फिर कहाँ पर जाकर स्टेप फर्दर आगे प्रोसीड ना हो सकते। ठीक है, फर्स्ट अल्फा हाइड्रोजन इसने यूटिलाइज कर लिया, आगे देखो रिएक्शन में यूज हो गया आगे। अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा कि ये जो अब बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन में पढ़ा था, ये जो यहाँ पर इनोलेट आयन बना, ये अटैक करेगा ऑन एल्डिहाइड। अगर यहाँ पर सेल्फ कंडेंसेशन हो रही होती तो पहला यहाँ पर जो इनोलेट आयन बनता वो भी एल्डिहाइड का बनता, और वो फिर अटैक करता ऑन अदर एल्डिहाइड। लेकिन क्योंकि ये परकिन रिएक्शन है, अल्डोल कंडेंसेशन नहीं है, तो यहाँ पर जो इनोलेट आयन बनता है वो एनहाइड्राइड का बनता है, और देन दिस इनोलेट आयन विल अटैक ऑन एरोमेटिक एल्डिहाइड। सो और स्टेप 3 विल बी, स्टेप 3 में क्या होता है, तो अब मैंने बनाया यहाँ पर एरोमेटिक एल्डिहाइड, लेट्स से कि यहाँ पर NO2 लगा हुआ है और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड ग्रुप। सो यहाँ पर हम लोगों ने बना लिया दोबारा C डबल बॉन्ड OCH2। अगर आप इनोलेट में ये वाला आयन यूज कर रहे हो, रेजोनेंस स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो दिस वन, तो आप क्या करोगे कि ये यहाँ से अंदर शिफ्ट करेगा, और जब ये शिफ्ट करेगा तो आप डायरेक्ट इन क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक होता है, तो आप इसको ही डायरेक्ट अटैक करवा दो ऑन कार्बोनाइल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड। क्योंकि मैं यहाँ पर दूसरा वाला स्ट्रक्चर बनाया है, तो मैंने तो हम ये वाले को अटैक शो कराएंगे इस तरह से इस कार्बोनाइल कार्बन पर, क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन पार्शियल पॉजिटिव साइन होता है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि अगर आपके जहन में यहाँ पर ये बात आती है कि यहाँ पर ये
बेंजीन रिंग के बेंजीन स्ट्रक्चर के साथ अटैच है, तो यहाँ पर ये इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होगा। तो आपने याद रखना है कि इसी वजह से यही रीजन है कि अगर आपके बेंजीन रिंग के साथ सब्स्टिट्यूटेड है किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो पर्किन रिएक्शन मोर रेडली होगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पर NO2 लगा हुआ है, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता तो इस कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है, इसकी जो इलेक्ट्रोफाइल नेचर है वो कम हो जाती। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर जो यील्ड है ना, जो प्रोडक्ट हमारे पास आना है उसकी यील्ड जो है अनसैचुरेटेड एसिड हमारा प्रोडक्ट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप सिनेमिक एसिड भी उसको कह सकते हो, तो उसकी यील्ड यहाँ पर कम हो जाती। और बाज़ औक़ात तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, फॉर एग्जांपल मिथाइल ग्रुप, तो फिर हमारे पास यील्ड 15% आती है, या बाज़ औक़ात टोटली आती ही नहीं है, यील्ड प्रोडक्ट ही नहीं बनता। उसकी वजह क्या है? यही वजह है कि इस कार्बोनाइल कार्बन जो है इसकी जो इलेक्ट्रोफाइल नेचर है वो कम होती जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, ये अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बोनाइल कार्बन पर, और एज ए रिजल्ट अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है, वी विल गेट दिस स्ट्रक्चर। और ये क्या है? अल्कोक्साइड आयन। यहाँ पर ये CH के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर आप देख लो दोबारा यहाँ से कि जब ये यहाँ पर अटैक करेगा तो एज अ रिजल्ट कार्बन जो है वो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शिफ्ट हो जाएंगे ऑन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के ऊपर मैंने डाल दिया O नेगेटिव, और बाकी इस CH के साथ ये सारा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया। अच्छा, अब क्या होगा कि हमारा स्टेप नंबर 4 जो होता है, स्टेप नंबर 4 में क्या है, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि स्टेप 4 में क्या होगा कि इंट्रामोलिकुलर असाइल ट्रांसफर, यानी कि असाइल ग्रुप जो है वो मॉलिक्यूल के अंदर ही, बाहर से नहीं, इंट्रामोलिकुलरली, इंट्रामोलिकुलर असाइल ट्रांसफर होगी। यानी कि इसी स्ट्रक्चर के अंदर, ये जो हमने ये स्ट्रक्चर बनाया, इस स्ट्रक्चर के अंदर ही असाइल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा। अब वो कैसे होगा, ये देखो कि यहाँ पर ये जो O नेगेटिव है, ठीक है, दिस विल अटैक ऑन, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा, और देन इट विल अटैक ऑन दिस कार्बोनाइल कार्बन। जब ये इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शिफ्ट हो जाएंगे ऑन दिस ऑक्सीजन, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट हमारे पास स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, वो ठीक है। अब हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब आप देखो तो मैंने सिंपल क्या किया कि जब इस वाले ने, इन इलेक्ट्रॉन्स ने उस पर अटैक किया तो दैट्स मीन कि यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, तो इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में मैंने बॉन्ड बना दिया। बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा। जब इन लोगों इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो ये वाला जो डबल बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे ऑन ऑक्सीजन। तो मैंने सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन कर दी इनके बीच में, यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्मेशन की, और ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट कर दिए, बाकी कुछ भी नहीं किया, इसके अंदर चेंज आया। अच्छा, अब देखो कि क्या होगा, अभी ट्रांसफर नहीं हुआ, इस यही स्टेप नंबर 4 ही अभी कंटिन्यू हो रहा है। अब क्या होगा कि जब यहाँ से ये वाले ऑक्सीजन दोबारा से डबल बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड्स नहीं बना सकता, तो एज अ रिजल्ट यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन पे चला जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। अब क्वेश्चन ये है कि कौन से वाले पे बॉन्ड ब्रेकेज होगी, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अगर इस वाली साइड पर होती तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए कोई चीज नहीं थी, जबकि अगर इस साइड वाली ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो वहां पर नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, दिस सिंगल बॉन्ड एंड देन दिस डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब यहाँ पर रेजोनेंस होगी। तो दैट्स द रीजन कि स्टार ऑक्सीजन पर क्या है, स्टार ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज होगा बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस। तो इसलिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ना कि ये वाला। तो अब क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएंगे ऑन दिस स्टार ऑक्सीजन। तो हमारे पास अब स्ट्रक्चर आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर जो असाइल ग्रुप ट्रांसफर हुआ है उसको मैं ग्रीन कलर से शो करने लगी हूँ। तो यहाँ से क्या अटैच है, C डबल बॉन्ड O CH3, ये ट्रांसफर हो गया इस स्टार ऑक्सीजन वाले पार्ट से ऑन दिस ऑक्सीजन। तो असाइल ट्रांसफर हुई है लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर ही। दिस ग्रीन पार्ट इज असाइल ग्रुप। इस O नेगेटिव, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, तो देन दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन एसिड एनहाइड्राइड एंड अदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। तो यहाँ पर हमारा अब आ जाता है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में क्या होगा, पहले क्या हुई है स्टेप नंबर 4 में, इंट्रामोलिकुलर असाइल ट्रांसफर। स्टेप नंबर 5 में क्या है, सिंपल असाइल ट्रांसफर, यानी कि अब मॉलिक्यूल के अंदर नहीं होगी बल्कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पर असाइल ग्रुप ट्रांसफर हो जाएगा। वो कैसे होगा कि यही अभी जो हमारे पास स्ट्रक्चर आया था, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। अच्छा, असल में मैं जगह की कमी की वजह से उसकी शेप बार बार चेंज कर रही हूँ ग्रुप्स की। आप सिंपल, अगर आपके पास जगह प्रॉपर है तो आप एक ही तरह उसकी शेप लेके चलते जाओ ताकि आपको इजीली समझ आती जाए कि किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ। मैं इसीलिए बार बार आपको बता रही हूँ कि कोई चेंज नहीं आया, सेम यही स्ट्रक्चर मैंने दोबारा बना दिया। बस यहाँ पर मैंने इसको नीचे की तरफ को लगाया था, अब मैंने इस CH2 के साथ इस साइड पर लगा दिया। अच्छा, अब क्या हुआ, यहाँ पर ये CH है, तो अब दिस नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन यानी कि न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन एन अदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब आपको पता है कि ये भी कार्बोनाइल कार्बन है और कार्बोनाइल कार्बन जो होती है वो ससेप्टेबल होती है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल अटैक। सो दिस इज गोइंग टू अटैक ऑन आइदर ऑफ दीज कार्बोनाइल कार्बन, किसी भी पे कर सकता है, ठीक है। लेट्स से कि इस पे इसने किया, जब इसने इस पे अटैक किया तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि यहाँ से ये मॉलिक्यूल इस टाइम शिफ्ट कर जाएंगे यहाँ पर। आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले वो ऑक्सीजन इस वाली ऑक्सीजन पर जाए और जब वो वापस अंदर आए तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाए, ठीक है। बट क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड हो जाएगा तो मैं डायरेक्टली जो है उसको यहाँ पर ही ट्रांसफर कर रही हूँ, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा यहाँ पर दिस असाइल ग्रुप। हमारे पास इतना स्ट्रक्चर पहले ही था, NO2C। अच्छा, अब यहाँ तक जो था हमारे पास सेम स्ट्रक्चर है अभी तक। अब इसके अंदर असाइल ग्रुप ऐड कर दो जो उसने अभी अटैक करके, पिछले वाले में मैंने आपको दिखाया कि यहाँ से ये बॉन्ड बना लेगा इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ, ठीक है। दिस O विल नाउ बॉन्डेड विद दिस कार्बोनाइल कार्बन एंड आप ये पार्ट आप इस पे ड्रॉ कर दो। तो मैं इसको हाईलाइट करने के लिए इसका कलर चेंज करके इसके साथ ड्रॉ कर रही हूँ। C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ इसने यहाँ पर बॉन्ड बना लिया। बाकी हमारे पास क्या बचा, जो साइड प्रोडक्ट के तौर पर CH3CO नेगेटिव, ठीक है। आप देख सकते हो दिस CH3COO, ये वाला पार्ट जो है हमारे पास एज अ साइड प्रोडक्ट आ गया, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पर मैं अभी आपको बता देती हूँ इसके साथ फर्दर क्या होगा कि आपको याद होगा शुरू में जब सॉल्ट से हमारे पास Na पॉजिटिव बना था, ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा दोबारा से सॉल्ट CH3COO Na दोबारा आपके पास। स्टेप 6 में एलिमिनेशन हो। एलिमिनेशन किस तरह की होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन आपको पता है दो तरह का होता है, E1 एंड E2। यहाँ पर एलिमिनेशन जो हो रही है वो E2 टाइप एलिमिनेशन हो रही है, ठीक है। हमें स्टेप 5 में जो स्ट्रक्चर मिला था वो मैंने यहाँ पर दोबारा से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पर CH2 को अगर मैं यहाँ पर खोल कर लिख दूं तो कैसे लिखूंगी, CH2 की जगह एक इधर H कर दूं और दूसरे H को मैं नीचे यहाँ पर अलग से लिख रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एलिमिनेशन हो रही है, E2 हो रही है। तो आपको पता है कि यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर है। तो अगर आप किसी जगह पर देखते हो और उसने ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर यही जो पिछले स्टेप में CH3COO नेगेटिव बना था, दिस विल एक्ट एज अ बेस, और यहाँ से इस प्रोटॉन को जो है ये अपने साथ ले जाएगी। अगर आप कहीं ऐसा देखते हो तो ये दिस इज रॉन्ग, दिस एसीटेट आयन इज अ वीक बेस। तो वीक बेस जो है वो क्या करती है, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, ना कि E2 रिएक्शन देती है। दिस इज रॉन्ग। सो अब यहाँ पर प्रॉपर क्या करोगे आप, व्हाट इज द ट्रू वे टू डू एलिमिनेशन, E2 टाइप ऑफ एलिमिनेशन। आप यहाँ पर इसका रिएक्शन करवाओगे विद स्ट्रॉन्ग बेस।
तो अब यहाँ पर क्या है, दिस इज बेस प्रोमोटेड डीप्रोटोनेशन। OH नेगेटिव, आपने जो भी बेस यूज की उस बेस से OH नेगेटिव आयन बन के हाइड्रोक्सिल आयन बनेंगे। दिस हाइड्रोक्सिल आयन विल नाउ देन अटैक ऑन दिस हाइड्रोजन। और देखो कि ये E2 है, तो E2 में अब ये क्या होगा कि ये जब हाइड्रोजन यहाँ से ये ले जाएगा अपने साथ स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर, और एज ए रिजल्ट लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि E2 है, E2 में सिंगल स्टेप रिएक्शन है, यहाँ पर इसने अटैक किया, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, और एज अ रिजल्ट लीविंग ग्रुप जो है वो लीव कर जाएगा। सो अब आप शो कर दो नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में, अब डबल बॉन्ड आ जाएगा, आपके पास स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास स्ट्रक्चर आ जाएगा। अच्छा, अब आप देखो तो आपको पिछले स्टेप में वाटर निकला है यहाँ से। ठीक है, ये OH और दिस H विल गिव वाटर मॉलिक्यूल। यही वाटर मॉलिक्यूल नेक्स्ट स्टेप में यूटिलाइज होगा, तो अभी आपने जहन में रखना है। अच्छा, अब यहाँ तक हमें जब मिल चुका है, ये अनसेचुरेशन हो चुकी है यहाँ पर, लेकिन दिस अब यहाँ पर स्टेप नंबर 7 आएगा। स्टेप नंबर 7 में क्या होगी, हाइड्रोलिसिस। स्टेप नंबर 7 में हाइड्रोलाइसिस होगी। हाइड्रोलाइसिस में अब क्या होगा, वही मॉलिक्यूल जो पिछले वाले में स्टेप में बना था वो यहाँ पर आ जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा। अब क्या है, इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल अटैक ऑन दिस कार्बोनाइल कार्बन। अब दोनों में से जिस मर्जी भी इसका अटैक करवा सकते हो। ठीक है, विल अटैक ऑन दिस कार्बन और कार्बोनाइल कार्बन। अब क्या होगा, अब जब देखो यहाँ पर जब ये इस पे अटैक करेगा तो एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑन दिस ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पर मैं चेंजेस जो आई हैं वो ड्रॉ करने लगी हूँ। ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज और इसके साथ आकर अटैच हो गया दिस वाटर मॉलिक्यूल, और जब ये यहाँ पर ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है तो इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ से क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स स्नैच कर लेगा। जब ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स स्नैच करेगा तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रही है, प्रोटॉन ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, यहाँ से जब इस पे से ये इलेक्ट्रॉन स्नैच करेगा तो हमारे पास क्या रिलीज हो जाएगा, यहाँ पर प्रोटॉन। और देन यही O नेगेटिव जो इसी मॉलिक्यूल के अंदर ये जो O नेगेटिव है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा विद दिस प्रोटॉन। तो हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, मैं इसी स्ट्रक्चर्स में चेंजेस करने लगी हूँ कि क्या चेंजेस आ जाएंगी, आप यहाँ पर तक ड्रॉ कर लो। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा कि यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। जब ये हाइड्रोजन चला जाएगा एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटॉन तो इसके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर यही O नेगेटिव जो है ये बॉन्ड बना लेगा विद प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। तो एज अ रिजल्ट इसके ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर इसके साथ आ जाएगा H। जब इसके ऊपर आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर कर चुका है, नो लॉन्गर इलेक्ट्रॉन रिच, तो इसके ऊपर से नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब क्या है नेक्स्ट स्टेप में, देखो इसी के अंदर मैं बताने लगी हूँ कि अब यहाँ पर इस ऑक्सीजन के ऊपर है दोनों में से, अब दोबारा से इधर अब इसके साथ करवा लो, ये इसके साथ करवा लो, इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ऊपर वाले के साथ भी यही चीज करवा सकते हो। जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये आ जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको पुश कर देगा इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑन दिस ऑक्सीजन। ठीक है, हमारे पास अब यहाँ से ये वाला जो है चीज एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएगी। तो हमारे पास पहले साइड प्रोडक्ट देखो क्या आया, O नेगेटिव C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर यह आ गया। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास क्या आएगा, CH डबल बॉन्ड CH एंड देन C डबल बॉन्ड OH। अब क्योंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, इसके ऊपर आ जाएगा इधर पॉजिटिव चार्ज और इसके साथ अटैच है इधर एक OH। ठीक है, यहाँ पर जब ये डबल बॉन्ड यहाँ से ये बनाएगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जो कि मैंने इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर शो कर दिया है। अब अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स
स्नैच कर लेगा और क्या रिलीज हो जाएगा, प्रोटॉन। जो प्रोटॉन रिलीज होगा ये वाला जो ऑक्सीजन है अपने इलेक्ट्रॉन्स देन इसके साथ शेयर करेगा और ये साइड प्रोडक्ट दैट विल बी एसिडिक एसिड। और यहाँ पर मैं इसी के अंदर से अब चेंजेस करने लगी उसी स्ट्रक्चर में, तो आपके पास यहाँ से ये चीज चली जाएगी या तो मैंने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और उसके ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज भी नहीं रहा क्योंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड यहाँ पर अब नहीं बना रहा। तो दिस इज और मेन प्रोडक्ट। इसकी यील्ड क्या है 85% और ये क्या है, इसको आप कह सकते हो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। और इसका क्या है, दिस इज ऑल्सो नोन एज सिनेमिक एसिड and other name is beta acrylic acid। अच्छा, अब ये तो था। आई थिंक सो कि दिस मेथड इज मोर डिफिकल्ट एज कंपेयर टू द सेकेंड वन, वो इससे ज्यादा आसान है। लेकिन ये इट इज ऑल्सो नॉट दैट डिफिकल्ट कि अगर आपको एक दफा इसका प्रॉपर मैकेनिज्म समझ आ जाती है इसके अंदर। और उसके अंदर जो स्टेप नंबर 3 तक चीजें सेम रहती हैं, इसमें बस क्या होगा कि स्टेप नंबर 4 से जाकर इसमें इंट्रामोलिकुलर असाइल ट्रांसफर है, उसमें सिंपल प्रोटोनेशन करवा देंगे हम। मैं आपको दिखाती हूँ, आप अभी देख लेना वो खुद से भी। एक चीज यहाँ पर आप देख लो कि ये बुक आपको मिलेगा बेसिकली पीटर स्काइज में भी मिल जाएगा। इसके अलावा जो बुक है उसका भी मैं आपको नाम बता देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट के। अच्छा, मैंने आपको ये भी बात बतानी थी कि अगर हमारे पास मैंने कहा था ना, मैं आपको बताती हूँ कि 2 अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो क्या होगा। अब फर्स्ट अल्फा हाइड्रोजन जो है वो तो यूटिलाइज हो गया। मैंने आपको बताया कि स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 2 में जब इनोलेट आयन फॉर्मेशन हुई थी तो वहां पर वीक बेस ने वीक एसिड के साथ जब रिएक्ट किया था तो एक अल्फा हाइड्रोजन तो वहां पर यूटिलाइज हो गया था। अब दूसरा अल्फा हाइड्रोजन जो हमें रिक्वायर है लाजमी, वो कहाँ पर यूज होता है, ये देखो स्टेप नंबर 6 पे चले जाओ। स्टेप नंबर 6 में देखो, यहाँ पर अगर इसके पास ये सेकंड अल्फा हाइड्रोजन ना होता तो ये स्टेप नंबर 6 जो है वो यहाँ से आगे यानी कि आपका ये जो रिएक्शन था, अगर उसके पास 2 अल्फा एनहाइड्राइड के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन ना होते तो स्टेप नंबर 5 तक तो रिएक्शन जाता, लेकिन स्टेप नंबर 6 में ये जो सेकंड अल्फा हाइड्रोजन रिक्वायर था ये ना मिलता इसको यहाँ पर, तो E2 नहीं होती। जब E2 यहाँ से ना होती तो दैट्स मीन कि आपका इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड दैट डजंट हैव 2 अल्फा हाइड्रोजन रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन तक ना पहुंचता। अब आई थिंक सो कि आप जो है ना सिर्फ आपको इस साथ रीजनिंग भी पता चल गई है कि why it is necessary to for anhydride to have 2 alpha hydrogens। Okay, now let's see what is the second mechanism। second mechanism जो है second mechanism जो है इसके 6 steps है एंड फर्स्ट स्टेप्स और सेकंड स्टेप जो है वो एग्जैक्टली इवन थर्ड स्टेप जो है वो बिल्कुल सेम है जैसे हम लोगों ने पहले देखा। स्टेप नंबर 1 में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन या सिंपल आयनाइजेशन आप भी कह सकते हो। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में आप लिख सकते हो आयनाइजेशन और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। हम सेम ले लेते हैं इस दफा भी CH3 C डबल बॉन्ड ONA। सॉल्ट लिया, सॉल्ट यानी कि वो जो हम लोगों ने सॉल्ट लिया कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनहाइड्राइड, सो दैट्स मीन कि एनहाइड्राइड भी एसिटिक एसिड का है तो हम सॉल्ट भी एसिटिक एसिड का लेंगे। तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन दैट विल बी यूज्ड एज अ वीक बेस एंड फर्दर रिएक्शन। अच्छा, अब हमारे पास फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में क्या था, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। स्टेप नंबर 2 था फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। सो ये जो था हमारे पास अभी फर्स्ट स्टेप में वीक बेस बनी है CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, दिस विल अटैक ऑन एसिटिक एनहाइड्राइड CH
मैं एक साइड से खोल कर लिख देती हूँ CH2, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एक मैंने खोल कर लिख दिया, C डबल बॉन्ड O O, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है. सो दिस weak base is going to attack on weak acid, और क्या करती है बेस, क्या करती है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है. तो एज अ रिजल्ट आपके पास आ जाएगा CH2 नेगेटिव मिथाइल ग्रुप. सो दिस इज योर इनोलेट आयन. अब इनोलेट आयन क्या है, तो इसका आप बना लोगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3. इसका आपने बना लिया यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर O नेगेटिव O C डबल बॉन्ड O CH3. अच्छा, अब स्टेप नंबर 3, ये नाम जो है ना स्टेप्स के यहाँ तक, ये स्टेप नंबर 3 तक, ये आप वहां पर भी यूज कर सकते हो. वहां पर भी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन हुई थी पहले, फिर उसके बाद इनोलेट आयन की फॉर्मेशन हुई थी. फिलिक एडिशन का वर्ड भी स्टेप नंबर 3 के लिए यूज कर सकते हो वहां पर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. अब क्या होगा, ये जो हमारे पास इनोलेट आयन बना है, दिस इज गोइंग टू अटैक ऑन एरोमेटिक एल्डिहाइड. एरोमेटिक एल्डिहाइड इस दफा मैं चेंज कर देती हूँ. लेट्स से कि आपके पास बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, बेंजल्डिहाइड है. टेम्परेचर जो रिक्वायर है इसके लिए वो 180 है. अच्छा हाँ सच, उससे याद आया कि मैंने आपको ये भी बताना था कि व्हाई वी रिक्वायर हाई टेम्परेचर, हाई एंड प्रोलॉन्ग टेम्परेचर. तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने वीक बेस का वीक एसिड के साथ रिएक्शन करवाना होता है ना स्टेप नंबर 2 में, ये जो हमने स्टेप 2 में वीक बेस का वीक एसिड के साथ रिएक्शन करवाना होता है, इसके लिए हम लोगों को हीटिंग, क्योंकि ये दोनों चीजें क्या है, वीक है, वीक एसिड है और वीक ही बेस है, तो इन दोनों का आपस में रिएक्शन जो है उसके लिए हम लोगों को हीट चाहिए और प्रोलॉन्ग जो है हीटिंग चाहिए, हाई टेम्परेचर एंड प्रोलॉन्ग हीटिंग चाहिए फॉर टू मेक दिस रिएक्शन हैपन बिटवीन वीक बेस एंड वीक एसिड. तो इस यहाँ पर क्या टेम्परेचर रिक्वायर है हमें, 180 डिग्री. ओके, सो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आया कि इस एरोमेटिक एल्डिहाइड पर अटैक करेगा आपका इनोलेट आयन. सो यहाँ पर मैं आपको लेट्स से इस दफा बता देती हूँ जो दूसरे तरीके से आप इनोलेट आयन का अटैक करवा सकते हो. O नेगेटिव O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है. अब यहाँ पर आप क्या कैसे शो करोगे, अगर आपने ये वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर यूज किया है कि आप इसको यहाँ पर शिफ्ट करवाओगे, जब ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो ये वाला जो है ये आप डायरेक्ट इस पर शिफ्ट करने की बजाय डायरेक्ट आप क्या करो, इसका अटैक करवा दो, क्योंकि ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल, डबल बॉन्ड इज ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल इन नेचर, तो दिस विल अटैक ऑन दिस कार्बोनाइल कार्बन दैट इज इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर, ठीक है. तो अब आपके पास क्या स्ट्रक्चर आ जाएगा, मैं यहीं पर ड्रॉ कर देती हूँ ब्लू कलर से, ठीक है. अब आप इस चीज को, मैंने इसलिए यहाँ पर ये एग्जांपल लिया कि आप सिंपल इसको C6H5 से भी शो कर सकते हो, C6H5 दैट इज अटैच विद C डबल बॉन्ड O, सॉरी C डबल बॉन्ड, जब ये यहाँ पर अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट कर जाएंगे, तो दैट्स मीन यहाँ पर आ गया O नेगेटिव CH एंड इट इज बॉन्डेड विद H3, हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगा. तो फिनाइल ग्रुप को मैंने C6H5 की फॉर्म में लिख लिया, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑन दिस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और दिस कार्बन एंड दिस कार्बन विल नाउ बी बॉन्डेड टुगेदर वाया सिंगल बॉन्ड. बाकी ये वाला सारा स्ट्रक्चर एज सच लिख दिया. अच्छा, ये था स्टेप नंबर 3. अब देखिए स्टेप नंबर 4 में क्या होता है. स्टेप नंबर 4 पिछले वाले मैकेनिज्म में क्या हो रहा था, यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर असाइल ट्रांसफर, लेकिन यहाँ पर अब आपने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया हुआ है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म सिंपल है एज कम्पेयर टू उसके, और इसमें आप क्या करोगे, सिंपल क्या करवाते हो, प्रोटोनेशन करवा देते हो. तो स्टेप नंबर 4 का नाम होगा यहाँ पर प्रोटोनेशन. बट आपने याद रखना है कि हम लोग जिस तरह पिछले 3 स्टेप्स का नाम सेम यूज कर सकते हैं दोनों मैकेनिज्म में, स्टेप नंबर 4 का नाम आप प्रोटोनेशन वहां पर यूज नहीं कर सकते पिछले मैकेनिज्म में, क्योंकि वहां पर प्रोटोनेशन नहीं होती, वहां पर असाइल ट्रांसफर होता है इंट्रामोलिकुलरली.
अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, प्रोटोनेशन है। सो लेट्स टेक पिछला वाला स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर दोबारा ड्रॉ करने लगी हूँ कि हमारे पास प्रोटोनेशन में क्या चीज इन्वॉल्व होगी, कि जो हमारे पास पिछले स्टेप जहाँ पर स्टेप नंबर 2 में इनोलेट आयन फॉर्मेशन हुई थी, वहां पर एक चीज साइड प्रोडक्ट बना था, एसिटिक एसिड। ठीक है, जब वीक बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया था तो एज अ रिजल्ट वहां पर बना था एसिटिक एसिड। वही एसिटिक एसिड जो स्टेप नंबर 2 में बना था, अब वही स्टेप नंबर 4 में क्या करेगा, प्रोटोनेशन करवाएगा। अब वो कैसे होगी, ये देखो, CH3COOH जो है एसिटिक एसिड की आयनाइजेशन होगी। आयनाइजेशन के रिजल्ट में एक तो आपके पास आ जाएगा प्रोटॉन, प्लस क्या आ जाएगा, CH3COO नेगेटिव। नाउ दिस ऑक्सीजन विल शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन विद दिस प्रोटॉन, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, वी विल गेट दिस स्ट्रक्चर एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोटोनेशन। ठीक है, अब स्टेप नंबर 5 में यहाँ पर क्या हो रही है, डिहाइड्रेशन। स्टेप नंबर 5 में क्या होती है, डिहाइड्रेशन इसी मॉलिक्यूल की। तो मैं इसी मॉलिक्यूल को अब यहाँ से स्टेप नंबर 5 शो करवा देती हूँ आपको इसी पे, डिहाइड्रेशन। ठीक है, सेम मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा कि इस दफा आप इसको खोल के लिख दो। अच्छा, अब यहाँ पर दोबारा से ये देखो, पहले वाला अल्फा हाइड्रोजन यूटिलाइज हुआ था, सेम उसी तरह इन स्टेप नंबर 2 में। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड का एक अल्फा हाइड्रोजन अभी तक यूटिलाइज हो चुका है ड्यूरिंग स्टेप नंबर 2। अब अगर यहाँ पर सेकंड अल्फा हाइड्रोजन ना होता तो क्या होता, ये वाला स्टेप यहाँ पर नहीं हो सकता। तो अब मैं यहाँ पर उसको आपको शो करवाने के लिए इस हाइड्रोजन को CH, ये वाला जो CH2 है, इसमें से एक हाइड्रोजन खोल के लिखने लगी हूँ। यहाँ पर CH2 में से एक मैंने अलग खोल के लिख दिया। अब यहाँ पर अगर ये अल्फा हाइड्रोजन ना होता तो ये वाला डिहाइड्रेशन ना होती। अब डिहाइड्रेशन को आपने कैसे शो करना है कि सिंपल इसमें से यूं आपने वाटर रिमूव कर देना है। ठीक है, अच्छा, अब देख लो इस वाली केस में, इस क्योंकि हम एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड यूज करें तो इसके ऊपर तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो हम लोग ये रिएक्शन पॉसिबल है, ऑफ कोर्स ये कंप्लीशन तक जाएगा। लेकिन अब आई होप सो आपको समझ आ चुकी है, मैंने 2 दफा आपको बता दिया है कि अगर यहाँ पर सेकंड अल्फा हाइड्रोजन ना होता तो यहाँ पर अब ये डिहाइड्रेशन का स्टेप ना होता, जस्ट लाइक पिछले वाले मैकेनिज्म में मैंने आपको बताया था कि वो भी कंप्लीशन तक ना जाता। अब यहाँ से हमारे पास होगी डिहाइड्रेशन। स्टेप नंबर 6 में क्या होगा हमारे पास, अब स्टेप नंबर 6 में हाइड्रोलाइसिस का वर्ड भी यूज कर सकते हो, या अब स्टेप नंबर 6 और वहां पर पिछले वाले मैकेनिज्म में स्टेप नंबर 7, दोनों में हाइड्रोलाइसिस हो रही है, लेकिन आप दोनों की जगह नाम यूज कर सकते हो फॉर्मेशन ऑफ सिनेमिक एसिड। स्टेप नंबर 6, इसका स्टेप नंबर 6 है और उस पिछले वाले मैकेनिज्म का स्टेप नंबर 7 था, हाइड्रोलाइसिस। और इसके लिए आप क्या वर्ड यूज कर सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ सिनेमिक एसिड। अच्छा, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ डिहाइड्रेशन क्या चीज आई थी, यहाँ पर मैं दोबारा से इसकी हाइड्रोलाइसिस जो है वो एग्जैक्ट नहीं करवा रही क्योंकि बिल्कुल पिछले की तरह सेम। तो एज अ रिजल्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस जो हमारे पास प्रोडक्ट आएंगे मैं वो लिख देती हूँ यहाँ पर। एक तो हमारे पास आ जाएगा C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COOH प्लस हमारे पास आ जाएगा OH C डबल बॉन्ड O CH3। we will get these two products। अच्छा, अब सेकंड मैंने आपको एक बात बोली थी कि अगर हम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक ले सकते हैं एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड नहीं ले सकते। अब उसकी भी रीजन देखो कि एक तो वजह ये है कि सेल्फ ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ठीक है, अगर हम लोग एलिफेटिक एसिड लेते हैं तो उसके अंदर सेल्फ ऑक्सीडेशन हो जाएगी। और दूसरी रीजन ये है कि यहाँ पर हमारे पास इस परकिन रिएक्शन में हमेशा जो प्रोडक्ट आता है वो कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट होता है। दिस इज कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट। दिस सिनेमिक एसिड कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट होता है, इसमें कॉन्जुगेशन है यहाँ पर। अगर आप ये C6H5 को और इस वाले को खोल के लिख लो तो मैं खोल के बना देती हूँ, C डबल बॉन्ड C
COOH H H। सो अब यहाँ पर आप देखो, सिंगल डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड देन डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या है, कॉन्जुगेशन हो रही है इस वाले में। तो प्रोडक्ट जो भी परकिन का आएगा वो कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट होगा। और अगर हम एलिफेटिक यहाँ पर यूज भी करते हैं जाए तो उसमें जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। दैट इज द रीजन कि हमने एलिफेटिक एल्डिहाइड्स यहाँ पर यूज नहीं करने। अब लास्टली जो है आप देख लो कि इसकी जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस क्या है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो है इसको आप एज अ होमवर्क भी जो है वो लेकर चल सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ आपको इक्वेशंस बताऊंगी, आप उसका मैकेनिज्म खुद से कर सकते हो, तो आपकी एज अ होमवर्क भी हो जाएगा। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में वन साइल एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाते हैं विद एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ, आपको पता है आप सॉल्ट कौन सा यूज करेंगे, हम एसिटिक एसिड का ही सॉल्ट यूज करेंगे, सोडियम एसीटेट CH3COONA। 165 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसको रिक्वायर होता है। ठीक है, तो हम लोगों को इसके रिजल्ट में यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाएगा result we will get this product that is called क्यूमरीन। ठीक है, और उसके बाद सेकंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो है उसमें फुरफिरॉल हम यूज करते हैं। फुरफिरॉल जब उसका हम लोग रिएक्शन करवाते हैं विद सोडियम एसीटेट एंड एसिटिक एनहाइड्राइड, दैट कैन आल्सो बी रिटन एट लाइक दिस। तो एज अ रिजल्ट वी विल गेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। ड्यूरिंग फार्मेसी एग्जामिनेशन, फार्मेसी क्लासेस के लिहाज से, फार्मेसी की एग्जामिनेशंस के लिहाज से दीज टू एग्जांपल्स आर मोर देन एनफ। अच्छा, लेकिन अब एक लास्ट चीज जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है वो ये है कि अगर आपको क्वेश्चन आता है कि अगर आपको, मैंने क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने कहा कि वी कैन यूज एनी अदर बेस, यहाँ पर तो हम लोगों ने कॉरिस्पॉन्डिंग एसिड का सॉल्ट यूज किया ना। अब अगर हम एज अ कैटलिस्ट ऑफ बेस अगर हम लोग यूज करना चाहते हैं कोई और बेस, फॉर एग्जांपल ट्राई एथाइल एमाइन, तो हम क्या करेंगे, जो हम लोगों ने यूज करवाया था फॉर इनोलेट फॉर्मेशन, हाइड्रोजन को जो एज अ प्रोटॉन रिमूव करवाया था, आप सिंपल क्या लिखो कि बेस लिख दो कोई भी, क्योंकि कोई भी आप बेस यूज कर रहे हो ना, तो आप इस तरह से बेस लिखो और इसके शेयर करवा दो इलेक्ट्रॉन विद दैट प्रोटॉन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, जो फर्स्ट अल्फा हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होता है और एज अ रिजल्ट हमारे पास इनोलेट आयन फॉर्मेशन होती है। लेकिन मोस्टली क्योंकि यहाँ पर कॉरिस्पॉन्डिंग एसिड का सॉल्ट यूज करते हैं, आपको ज्यादातर बुक्स में इस तरह ही मिलेगा, तो आप यही बेटर है कि आप ये लिखो। Okay guys, that was all I wanted to discuss about Perkin reaction with you guys. If you have any question you can ask me in the comment section. Take care guys. Allah Hafiz.